हेलो किसान साथियों, अपने तकनीकी चैनल ग्रीन फार्म सॉल्यूशंस पे आपका स्वागत है। और आज का पूरा वीडियो हम ग्रीन हाउस का जो फर्टिगेशन है उसके ऊपर देखेंगे। पहले आपको सुंदर सुंदर फोटो दिखा देता हूँ। जैसा मैंने वादा किया था कि आपको आज पूरा मैं एक एक चीज़, जो आपके फल कैसे सूख रहे हैं, क्यों सूख रहे हैं, उसके एक कारण के ऊपर जाएंगे। एक ही निवेदन रहेगा कि पूरा वीडियो देखें। समय की अपने पास पाबंदी नहीं है। मैंने कहा था कि 2-4 मिनट के, 5 मिनट के, 10 मिनट के वीडियो से कुछ नहीं हमारा काम चलेगा। इसलिए मेरा जो मकसद है, आपको ट्रेंड करना है और उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे तो मैं उसके अंदर कामयाब होऊंगा। तो हम जानते हैं आज खीरे का फर्टिगेशन कैसे करते हैं। उससे पहले मेरा फिर निवेदन रहेगा कि फोटो अभी तक भी मेरे पास वैसी आ रही है जैसी मैं चाह रहा हूँ, वैसी नहीं आती है। तो इसलिए आप फोटो खींचने के समय क्या सावधानियां रखनी है, उसका ये 6 मिनट 32 सेकंड का वीडियो है। प्लीज़ इसको आप ज़रूर देखें ताकि आपको जो भी समस्याएं आ रही है वो आप अच्छे से भेज सकें, और अच्छे से भेजेंगे तो आपको अच्छे से इलाज मिल पाए। फल सूखना, ये फोटो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था। कॉमन प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने, खूब सारी इसमें फोटोज लगी हुई है। और कई कई किसान भाई तो क्या करते हैं, एकदम इतना सा ही वीडियो जिसमें 3-4 फल सूखे हुए दिख रहे हैं, ना उस पौधा ऊपर से दिखता है ना नीचे से दिखाई देता है, वो फोटो भेजते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि फोटो किस तरह से शेयर करना है। पूरे पौधे का फोटो शेयर करें, पूरी लाइन का फोटो शेयर करें। कभी कभी तो ये होता है एक पौधा, उसमें कुछ जेनेटिक कैरेक्टर के कारण या कुछ एक पौधे में नहीं आ रहे हैं, उसी एक ही पौधे का फोटो भेजते हैं। बाकी 99.9% बड़ा अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। तो ऐसा नहीं करें आप मेरे साथ में, अच्छा सा फोटो भेजें। और फल सूखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों को हम जानेंगे। और मेरी उम्मीद ये है कि उसके बाद में जो आपकी ये समस्या है ये दूर हो जाएगी। और उसके बाद में मैं आपको फर्टिगेशन समझाऊंगा। फर्टिगेशन बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है कि साहब फर्टिगेशन भेज दो। फर्टिगेशन, जैसा मैंने कहा था, आप मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो आप अपना खेत का फर्टिगेशन खुद बनाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और वही फर्टिगेशन सबसे बढ़िया होगा। तो पहले इसको हम, आप इन फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आएगी कि इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सारे फ्रूट सूख रहे हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, बड़ी हैवी फ्रूटिंग, हर लीफ पे कम से कम 5-5 6-6 फ्रूट आ रहे हैं। इधर जो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये मे भी इतना बड़ा फ्रूट होके नहीं सूखता है। तो यहाँ पे जो है वो फंगस एक कारण है। और ऐसे फ्रूट्स के लिए जो मैंने अभी पीछे जो लिस्ट शेयर की थी पिछले वीडियो में, एक बड़ी अच्छी जो फंजीसाइड वाली लिस्ट शेयर की थी जिसमें अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, बोट्राइटिस फंगस ये हो सकती है, उसमें से आप कोई भी फंजीसाइड का जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। हैवी फ्रूटिंग जहाँ पे आएगी, फल सूखने की समस्या आएगी ही आएगी। इसलिए हैवी फ्रूटिंग भी इसका एक रीजन है। और मल्टी फ्रूटिंग, गर्मी में कहते हैं जी मल्टी फ्रूटिंग लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारा मल्टी फ्रूटिंग भी नहीं होना चाहिए। मेरे 20 बच्चे हो गए, अभी कैसे पालूंगा, इतना मेरे पास में है ही नहीं, इतना मैं कमाता ही नहीं हूँ। यहाँ पे यही कारण हो रहा है। इस फोटो में जो आप देख रहे हैं, एक पत्ते पे 2 से 3 फ्रूट ओके होते हैं, ठीक होते हैं। जब 5-5 7-7 फ्रूट अगर हर पत्ते पे आएंगे, बेचारी पौधे की जड़ें क्या करेगी, कितना खाना उनके लिए करेगी। जैसे मैंने कहा, मेरे 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे ठीक है, 10 बच्चे हो गए, 20 बच्चे हो गए, तो कैसे उनको इतना कैसे कमा पाऊंगा। यही एक कारण इसमें रहता है। तो बहुत ज्यादा मल्टी फ्रूटिंग वेराइटीज भी एक कारण है, आप उनसे बचें। सीड सिलेक्शन बड़े ध्यान से करें। मेरा जो पहले कुकुम्बर कल्टीवेशन का वीडियो डला हुआ था उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि वैरायटीज को आप अच्छे से सेलेक्ट करें, और मैनेजमेंट आपका एक उसमें कारण होता है, तो उसको भी हमको मैनेज करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हर पत्ती के ऊपर लगभग एक एक दो दो फ्रूट लगे हुए हैं, और यहाँ तक लास्ट तक है। और ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी बीच बीच में आप देख रहे हैं ना, जैसे आगे से ये पतले हो रहे हैं, ये एक रीजन है। हमारे जो न्यूट्रिएंट और विशेष रूप से जो कैल्शियम है
उसकी डिफिशियंसी से होता है। प्लस आपका फ्रूट, यहाँ पे आप देखो राइट साइड में मैंने फोटो डाला है, ये जो इधर फ्रूट देख रहे हैं 250 ग्राम का फ्रूट है, और ये जो फ्रूट देख रहे हैं ये 150 ग्राम का फ्रूट है। तो आपको जो फ्रूट हार्वेस्टिंग, जो तुड़ाई करनी है ना, वो भी अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तो आपके जो आगे के जो फ्रूट हैं वो या तो टेढ़े मेढ़े होंगे या सूखेंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको इसमें ये करना है, हैवी फ्रूटिंग है तो हमारा फर्टिगेशन तो है ही है, लेकिन आपकी हार्वेस्टिंग भी फटाफट होनी चाहिए। अभी मैं काफी दिनों से विजिट पे था, मैंने देखा उसमें बीच बीच में फ्रूट रह जाते हैं और उनका जो साइज है 400 से 500 ग्राम का हो जाता है। अगर आपके बेल पे एक फ्रूट भी ऐसा रह गया जिसका साइज 400 से 500 ग्राम गया, तो आप यूं समझें कि वो आगे के तीन फ्रूट को सुखा के जाएगा, क्योंकि ये पौधे की प्रवृत्ति है। जब तक पौधे में नया पुराना फ्रूट होगा वो नए वाले बच्चों को पोषण नहीं देगा। उस पौधे को लगता है कि मेरा जो बीज, मेरी जो पीढ़ी जो चलेगी ना, वो ये तो भी बच्चा है, पता नहीं इसके साथ आगे क्या हो। जो पहले का जो मतलब बच्चा जो बड़ा हो गया है, उस बच्चे को मेरे को संभालना चाहिए। तो इसलिए जल्दी जल्दी आप इसकी हार्वेस्टिंग करें। मेरा ये मानना है 150 ग्राम के आसपास का जो फ्रूट साइज होता है वो बेस्ट होता है, वो आप तुड़ाई करें और पीछे फ्रूट नहीं छोड़ें। तुड़ाई करने के बाद में एक आधा घंटा यूं ही घूमें आप उसके अंदर, और जो फ्रूट गलती से कुछ बिना तुड़ाई के रह गए हों उनकी आप जो है वो तुड़ाई कर लें। इस तरह की समस्या बहुत आ रही है, ये भी उसी का ही एक पार्ट है। जो फल आपके सूख रहे हैं जो हमने पीछे देखे हैं, इसी का ही एक पार्ट ये भी है कि आपके इस तरह के फ्रूट भी हो रहे हैं और ये बिक्री के लायक नहीं होते। कई बार इसमें यहाँ पे जो है वो थ्रिप्स के कारण या कोई और कीड़े के काटने के कारण भी बेंडिंग हो जाती है। तो पहले तो आप उसको चेक करें कि वो तो ऐसा तो नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे लिखे हुए हैं और क्या कारण हो सकते हैं इसके। आपका खराब मैनेजमेंट, उसके अंदर टेम्परेचर है, आपकी जड़ों की नमी का स्तर में उतार चढ़ाव, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लाल गोला कर रखा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें नमी इधर भी ठीक लग रही है, इधर भी, यहाँ पे ये सूखा है बीच में। कंटिन्यूअस आपका पूरा का पूरा बेड 180 डिग्री फ्लैट होना चाहिए, एकदम समतल, और उसके ऊपर पूरी की पूरी अच्छी वेटिंग होनी चाहिए। 25 दिन के बाद आपको डेली पानी दें, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन मौसम के हिसाब से पानी दें, लेकिन आपकी किनारों तक बेड गिली होनी चाहिए। तभी हमारा ये जो है फ्रूट बेंडिंग, फल सूखने की शिकायत वो है जो कम होगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि नीचे जब हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है ना, उस समय पे काफ़ी, इसमें देखो आप अगर देखेंगे ना तो इसमें 2-3 फ्रूट की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो नीचे क्या होता है, एक साथ गुच्छा बन जाता है 5-6 फ्रूट का, और फिर उसके बाद में 1-2 फीट का गैप आता है। तो वो जो गैप आता है वो इसीलिए आता है। और पहली तुड़ाई कभी कभी हम क्या करते हैं कि साहब अभी तो 10 एक पौधों में, या अभी तो आधे में 20% पौधों में अभी तो फ्रूट बढ़ा हुआ है, तो एक बार रुक जाते हैं, सारा एक साथ तोड़ेंगे, एक बार रुक जाते हैं, सारा एक साथ तोड़ेंगे, ये भी होता है। तो उस रुकने के चक्कर में जिनका फ्रूट बड़ा हो गया वहां पे फिर आगे उन बेलों के अंदर गैप आ जाता है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। आपका इरिगेशन 25 दिन के बाद में बिल्कुल भी उसमें उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। ये एक मेन रीजन है आपके फ्रूट बेंडिंग का, फ्रूट आगे सूखने का। फर्टिगेशन पे तो खैर हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा ईसी एंड पीएच, आपके पानी का और मिट्टी का जरूर आप चेक करके रखें। और ए बायोटिक फैक्टर जो इस समय पे चल रहे हैं, इस समय पे ऐसे मुड़े तुड़े फल खूब आ रहे हैं, क्योंकि आपके हवा में नमी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, हवा में नमी बढ़ेगी तो हमारे को ऐसी समस्या आएगी ही आएगी। तो इसके ऊपर भी हमको ध्यान में देखना है। यहाँ पे आप देखो पूरा बेड साइड में सूखा पड़ा है, और हालांकि ये तो क्रॉप में इसमें भी बीमारी आ रखी है, लेकिन इसके अंदर ऊपर पूरा का पूरा जो फ्रूट है वो सूख गया। तो ये एक कंटिन्यूअस वेटिंग की जो मैं बात कर रहा था वो हमको नहीं मिलेगी, और कंटिन्यूअस वेटिंग नहीं मिलेगी तो आपके जो फ्रूट बेंडिंग, जो फल सूखने के बीच में शिकायत है, जो गैप आने की शिकायत है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
लीफ की प्रूनिंग यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल गलत है। जब तक आपकी लीफ हरी है उसको नहीं काटना है, ये आप ध्यान में रखें। हाँ, अब बरसात के मौसम में जब हवा में नमी ज़्यादा होती है, हमें वेंटिलेशन चाहिए, तो उस समय पे आप नीचे के, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, 1-1.5 फीट तक के आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पत्ते उसके कट कर दें। बाकी जब तक आपका जो पीला नहीं पड़ता पत्ता, वो पौधे के लिए भोजन बनाता रहता है। ये पौधे की रसोई है। इस रसोई को तोड़ना या इसको क्या कहते हैं, ढहाना हमको नहीं है, तोड़ना नहीं है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी वेटिंग है। ये जो क्रॉप आप देख रहे हैं 70 टन 1 एकड़ में हुई है। तो ऐसी फसल, जब हमारा बेड प्रॉपर, आपको नमी दिख रही है इसमें, कहीं भी आपको पूरा प्रॉपर एकदम अच्छे से बेड गीला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे पूरा पौधा, कितना सुंदर पौधा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है, ये हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके फल सूखने की शिकायत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है एक इसमें। और इसके अलावा फ्रूट बेंडिंग का एक जो न्यूट्रिशन भी कारण होता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें हल्की सी, ये जो गोले में मैंने दिखाया, नाइट्रोजन डिफिशियंसी, नाइट्रोजन डिफिशियंसी भी एक फ्रूट बेंडिंग का कारण हो सकती है। और पानी तो है ही आपका, पानी और फर्टिगेशन 25 दिन के बाद में किसी भी हालत में हमको उसके अंदर सडन चेंज नहीं करना है, ये हमको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जैसा आप इस गोले में देख रहे हैं, लाइट ग्रीन पत्ती का हो रहा है और पुरानी पत्ती का कलर लाइट ग्रीन है। इसका मतलब उसके अंदर जो है हमारे नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। मैग्नीशियम डिफिशियंसी इस समय पे खूब देखने को मिल रही है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी काफी देखने को मिल रही है। ये दोनों पत्ते मैंने बराबर इसलिए रखे हैं कि आपको पहचान में हो कि मैग्नीशियम की डिफिशियंसी कहाँ पे आती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कहाँ पे आती है। जो आपकी पुरानी पत्ती होती है, जो मेच्योर लीफ जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जनरली जो डिफिशियंसी आती है वो हमारी नई पत्तियों में आती है, या जो कोमल पत्तियां होती है उसमें आती है। 4 पोषक तत्व ऐसे हैं आपका एनपीके और मैग्नीशियम, जिनकी पुराने पत्तियों में डिफिशियंसी आती है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। पोटास की भी डिफिशियंसी आपको, मार्जिन अगर आपका पीला हो रहा है तो वो आपकी पोटास की भी डिफिशियंसी हो सकती है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, इसमें क्लियर कट आपके जिंक, बोरोन, सॉरी आयरन, कैल्शियम, पूरा का पूरा इसका जो है आप देख रहे हैं, जो हरित लवक या जो ग्रीन पत्ती को रखता है वो गायब हो गया। तो ये प्योरली माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। कुछ पौधों में भी हो सकती है, हो सकता है इस पौधे की जड़ें कमजोर हो गई हो, ये भी हो सकता है। तो आप इसको ध्यान से चेक करें। अपने जो नीचे के जो क्या कहते हैं, इसका जो रूट सिस्टम है उसको हमको जरूर चेक करना है कि वहाँ पे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस, अगर कुछ 5-7-20 पौधों में या 10 पौधों में है तो वहाँ पे वो समस्या तो नहीं है, लेकिन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। पोटास की डिफिशियंसी, पोटास की डिफिशियंसी में फल आपका आगे से, जहाँ पे ये बेल के लगा रहता है, वहाँ से आपका फल जो है इस तरह से सिकुड़ अगर रहा है। और आपके उसके साथ साथ में अगर आपको किनारे भी पीले दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा ये लीफ मार्जिन जिसको कहते हैं, तो इसका मतलब ये पोटास की डिफिशियंसी है। तो इसके लिए हमको जो पोटास का शेड्यूल है उसको हमको देखना पड़ेगा कि बराबर से हम पोटास दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी में जो आगे से तीखा होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 फोटो आपके सामने लगे इस तरह से, ये कैल्शियम की डिफिशियंसी है। तो ये आपको पहचान करनी है कि पोटास की डिफिशियंसी कौन सी है और कैल्शियम की डिफिशियंसी कौन सी है। अभी आपको 2 फोटो मैंने आगे पीछे आपके रख दिए, ये ऐसा फ्रूट है पोटास है, ऐसा फ्रूट है कैल्शियम है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब कैल्शियम की डिफिशियंसी में कभी कभी जो ऐसे कप शेप भी हो जाते हैं, और उसकी किनारे, अगर हैवी डिफिशियंसी होती है तो उसके जो किनारे हैं मार्जिन
वो भी जल जाती है और उस जलने के कारण वो जो पत्ती पूरी अच्छे से फैल नहीं पाती। तो कैल्शियम पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोशिका भित्ति होती है या जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो कैल्शियम की बनी होती है, और कोशिका का काम काज जो करना है उसके लिए कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके कारण काफ़ी सारी जो है वो समस्याएं जैसे हमने देखी, आपका पौधा भी ऐसा हो जाता है, आपके जो फल हैं वो विकृत हो जाते हैं। और क्लाइमेटिक कंडीशन, एबायोटिक फैक्टर्स, आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी जो जड़ें हैं वो कैल्शियम को ढंग से अच्छे से ले नहीं पाती है। जैसा यहाँ पे तेज गर्म है, लगातार अगर आर्द्र यानी ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, आपके पानी, हवा और पानी का अनुपात अगर आपके मिट्टी में बिगड़ गया है, आपकी लवणता बढ़ गई है, सबस्ट्रेट यानी सोयल सॉल्यूशन में पोटास आपने ज़्यादा दे दिया है, तो भी ऐसी समस्याएं आ सकती है। या अमोनियम सल्फेट, अमोनियम जो उर्वरक है वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, तो भी कैल्शियम की जो कमी है वो हो सकती है। और कैल्शियम सबसे धीमा पोषक तत्वों में से है, यानी पौधे के अंदर बड़ा आलसी है ये। हालांकि इसका हम अलग से कैल्शियम का वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ये हमको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा एक और कारण भी है, कैल्शियम आयन के लिए दो हाइड्रोजन आयन का आदान प्रदान होता है जब पौधे में कैल्शियम जाता है। और इसी तरह से जो पोटेशियम है, जो पोटास है, उसके लिए केवल एक जो आयन का, हाइड्रोजन आयन का आदान प्रदान में ही पोटास चला जाता है। तो इसका मतलब पौधे को कैल्शियम लेने में थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। अगर आपने पोटास का लेवल अपनी मिट्टी में बढ़ा दिया तो कैल्शियम की डिफिशियंसी आएगी ही आएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, फर्टिगेशन शेड्यूल आपका अपना होता है, पड़ोसी को देख के मत इस्तेमाल करो। मैं देख रहा हूँ 10-10 किलो, 15-15 किलो 7 दिन के अंदर आपका पोटास दे रहे हो, और फिर भी समस्या आ रही है। इसीलिए आ रही है कि वो जो आपका पोटास है उसका लेवल बढ़ गया, तो उस पोटास ने सारा सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इसके अलावा और क्या कारण है, कैल्शियम पौधा अपटेक कैसे करता है, मैंने इधर इंग्लिश में भी दिया है, किसी को हिंदी में अगर समझ में नहीं आए आप ये इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन पूल एक क्रिएट होता है पौधे में, और उसी के द्वारा पौधे में कैल्शियम जो है वो अपटेक होता है। तो आपका जो ह्यूमिड क्लाइमेट, वेंटिलेशन, कम वेंटिलेशन में बीमारियां ही नहीं आती है। जो आपने पीछे देखा है ना, मुड़े तुड़े फल सूखना, वो समस्या भी आती है। तो आपका ह्यूमिडिटी 60-70% सबसे बेस्ट है, 80% तक एक्सेप्टेबल है, 90% क्रिटिकल है, एंड मोर देन 90% में आपका पूरा का पूरा जो है वो कोलैप्स हो जाता है पौधा। बिल्कुल कैल्शियम का अपटेक खत्म हो जाता है और आपको ऐसी समस्याएं आती है। तो इसलिए कैल्शियम का अपटेक ट्रांसपीरेशन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। पौधे की पत्तियों से पानी उड़ेगा तो पौधे में कैल्शियम जाएगा, पौधे की पत्ती से पानी नहीं उड़ेगा तो कैल्शियम नहीं जाएगा। तो बरसात का मौसम, हाई ह्यूमिडिटी, ऐसे में हमको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। कैल्शियम किस तरह से देना है, आपको स्प्रे भी कर सकते हैं आप, तो ये हमको ध्यान में रखना है। कैल्शियम की कमी, जैसे मैंने कहा कि छोटी पत्तियों में, क्योंकि ट्रांसपीरेशन कम होता है इसलिए वहां पे छोटी पत्तियों में इसकी कमी ज़्यादा आती है। जो नई पत्तियां हैं वो झुलसी हुई और विकृत दिखाई देती है और नीचे की तरफ कप शेप हो जाती है, और उसका जो मार्जिन है वो सही तरह से नहीं आता है। और इसी की कमी से जो आपने पीछे जो मेरी फर्स्ट इस वीडियो की स्लाइड थी, वो जो हमारी जो पत्तियां हैं, वो जो फल हैं वो टेढ़े मेढ़े सूख जाते हैं, फल आगे से नुकीले हो जाते हैं, उसका टेस्ट भी आपको अलग लगेगा। तो ये भी एक कैल्शियम की निशानी है। जो आगे से तीखा फ्रूट हो ना, उसको आप खा के देखें, आपको लगेगा यार इसमें तो अगर टेस्ट गड़बड़ है तो मतलब कुछ आपका कैल्शियम की डिफिशियंसी है। हाई ईसीपीएच, ये भी फल सूखने का कारण है। और इतने सारे, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो 17 जून का डला हुआ है, ऑलमोस्ट 17 जुलाई, 17 अगस्त, 17 सितंबर, 3 महीने हो गए। बहुत सारे कम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। आपको 5 पीएच का पानी इसके अंदर चलाना ही चलाना है। हाई ईसीपीएच की निशानी क्या है कि कच्चे पत्तों के किनारे जल जाते हैं और
सभी पत्तों के, और वो ऐसे कप शेप हो जाते हैं इस तरह से, आप देख रहे हैं। और ज़्यादा जैसे स्पेशली राजस्थान वालों के लिए ये जो हम मिंगनी की खाद यूज करते हैं ना, आप इसमें भी दिख रहा होगा अगर आप ये फोटो हाई रिजोल्यूशन में देख रहे हैं। मिंगनी की खाद ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं करनी। मिंगनी जो भेड़ बकरी की खाद होती है ना, उसको कहते हैं। तो भेड़ बकरी वाली जो खाद होती है वो ज़्यादा पॉली हाउस नेट हाउस में इस्तेमाल नहीं करनी। जिन किसान भाइयों ने उसको यूज किया है उनके ये समस्या ऐसी ज़्यादा आई है। बाकी उनकी मिट्टी और पानी का ECPH बराबर था, लेकिन क्योंकि हमने वो ज़्यादा डाल दी तो उसका क्या है कि ECPH बहुत हाई होता है, स्पेशली उसके अंदर साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो जो ऐसी समस्या हमको क्रिएट कर सकती है, तो वो हमें ज़्यादा नहीं डालनी है। और इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो डला हुआ है, आप उसको देखें और बिना किसी क्या कहते हैं डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के आप हर तरह का एसिड इस्तेमाल करें और बिंदास होके करें। जिन्होंने इस्तेमाल किया बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं, तो नहीं किया है तो आप तुरंत इसको इस्तेमाल करना चालू कर दें। ये देखिए हाई इसी का इफेक्ट आपको ऊपर तक पौधे के दिखाई देगा। ऐसा पौधा बिल्कुल जो है वो बन जाता है, एक तरह से पौधे के जो सारे पत्ते हैं वो कप शेप हो जाते हैं। इसको हमको देखना है, और ये भी एक कारण है। तो ये सब कारण थे जो आपको हेवी फ्रूटिंग लेने से रोक रहे थे। तो इस तरह की फ्रूटिंग अगर हमको लेनी है तो पीछे जितने भी मैंने कारण डिस्कस किए हैं वो सब मीट आउट होने चाहिए। पानी बराबर से लगना चाहिए, वेंटिलेशन बराबर से होना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी हो रही है तो आप एयर सर्कुलेटर या जैसे भी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन करें। फर्टिगेशन के ऊपर अब हम आते हैं। इरिगेशन और बाकी मैनेजमेंट आप सही आपका होना चाहिए, वो आप देख लेना उसको। अब पौधे के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो किस तरह से बाइंड रहते हैं, ये मैं आपको फर्टिगेशन से पहले की चीजें समझा रहा हूँ। फर्टिगेशन सबसे लास्ट में आएगा इसमें। आपने फर्टिगेशन को अगर ये समझा नहीं तो उस फर्टिगेशन का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो मैं 2 मिनट का वीडियो डाल के एक स्लाइड वो डाल के भी आपको फर्टिगेशन बता सकता था, लेकिन जब तक ये सारी चीजें हमारी मीट आउट नहीं होगी आपका फर्टिगेशन का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए आप इनको हर एक स्लाइड को समझना आपको बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। उस फर्टिगेशन से पहले आपका ये मिट्टी का कण है, और इसमें ये जो दिख रहा है ब्लू, ये सॉरी येलो कलर में मेरा लगाया हुआ, ये ऋणात्मक होती है। ऋण आयन होते हैं जो मृदा होती है। और जितने भी आपके धन आयन वाले जो हैं, आगे मेरा इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो फर्टिगेशन और जो हम फर्टिलाइजर और जो न्यूट्रिएंट के ऊपर अब हम सीरीज चालू करेंगे, उसके अंदर मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। प्लस और माइनस में न्यूट्रिएंट होते हैं, तो जितने भी प्लस वाले न्यूट्रिएंट है वो सब इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। कौन कौन से प्लस वाले? मैग्नीशियम, पोटास, कैल्शियम, इसके अलावा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा आपका एक एल्यूमिनियम भी होता है। और माइनस वाले कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं, आपका नाइट्रेट है, आपके सल्फेट है, आपके फॉस्फेट है, क्लोरीन है, बोरोन है, वो माइनस में है। तो वो सोइल सॉल्यूशन या मिट्टी उसको होल्ड नहीं करके रख पाती। प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है। इसीलिए कह रहा था जब आपने पोटास ज्यादा दिया तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा आपका जो पोटास है वो बाइंड हो गया। ये देखिए इस तरह से। तो पोटास बाइंड होने से ये भी एक मिट्टी का कण ही है जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 pH से ज्यादा जाता है वहां पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, ये आयन उस मिट्टी में ज्यादा हो जाते हैं। 7 pH से कम में आपके हाइड्रोजन आयन, एल्यूमिनियम आयन ये ज्यादा रहते हैं। तो 7 pH से ज्यादा में हमको इनको सब के साथ में हमको जूझना पड़ता है। कभी कभी कैल्शियम भी ज्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं, बहुत सारी मेरे पास में रिपोर्ट आती है जिसको कैलकेरियस सॉइल कहते हैं। ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा हो उसको कैलकेरियस सॉइल कहते हैं। तो वो ज्यादा कैल्शियम भी नुकसानदायक है। अभी तो कैल्शियम से जूझ रहे हैं कि कैल्शियम की कमी है। तो इसके लिए हमको बैलेंस न्यूट्रिशन पे जाना है। ये पौधे, ये आप यूं समझें कि ये जो मिट्टी का कण है यहीं से आपके जो जितने भी आप न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वो सारे बाइंड होके रहते हैं और यहाँ से उस पौधे को मिलते हैं। तो जितना आपको इसको हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी आयन की जो है वो विनिमयशील, एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहना। कैल्शियम हट गया वहां पे पोटास आ गया, पोटास हट गया वहां पे मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम अपटेक हो गया कैल्शियम आ गया। तो ये जो एक्सचेंज कैपेसिटी है
ये हमारी मिट्टी की अलग अलग होती है। तो इसलिए आपको मिट्टी की जो एक्सचेंज सीईसी कितनी है मैंने नीचे लिखा भी है। ये अगर हमारी अच्छी है तो आपको डेली फर्टिगेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक दिन छोड़ के एक दिन फर्टिगेशन करेंगे तो भी चलेगा। ये कौन सी मिट्टी होती है जिसकी सीईसी ज़्यादा होती है? दोमट मिट्टी और काली जो चिकनी मिट्टी, उनकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब वहां पे अगर ऐसे केस में आप डेली खाद दे रहे हैं, आज पोटास दे दिया, फास्फोरस दे दिया, कल उसके ऊपर आपने कैल्शियम दे दिया, तो पता लग रहा है वो आगे वाला भी यहाँ पे जमा था, उससे ऊपर आपने उसमें वो दे दिया, तो अंदर यहाँ पे जाके वो सारे लड़ाई करने लग गए। तो इसलिए कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के हिसाब से, बाइंडिंग के हिसाब से भी हमको फर्टिगेशन का ध्यान रखना है कि फर्टिगेशन इस तरह से हमको नहीं करना कि बहुत ज्यादा हमारा जो सोइल सॉल्यूशन है वहां पे सारे न्यूट्रिएंट जो है वो एक दूसरे से लड़ने लग जाए। अब आते हैं हम फर्टिगेशन पे। फर्टिगेशन किस बेस पे हम करते हैं? 1 टन हमको अगर कोई प्रोडक्शन लेना होता है तो कितना हमको न्यूट्रिएंट लगने वाला है, उसी के बेस पे हमारा जो है ये जो फर्टिगेशन डिसाइड होता है। लगभग 1 टन हमको खीरा लेना है तो उसके लिए लगभग आपका 0.9 kg आपका नाइट्रोजन लगता है शुद्ध में, लगभग आधा किलो फास्फोरस लगता है और 1 किलो ये 1.5 किलो के आसपास पोटास लगता है शुद्ध फॉर्म में। अब इसके बेस पे फिर हमको कितना प्रोडक्शन, जैसे अगर मेरे को 60 टन प्रोडक्शन लेना है तो 54 kg मेरे को नाइट्रोजन लगेगी, 32 kg फास्फोरस लगेगी, 100 किलो पोटास लगेगा 1 एकड़ में। और फास्फोरस फिक्स होती है तो ऑलमोस्ट हम इसको 1.5 से 2 गुना लेते हैं। तो फास्फोरस यानी मेरे को लगभग 60 किलो उसमें डालनी पड़ेगी। अब मेरा कौन सा पोषक तत्व है, जैसे मान लो मेरे को 1261 में दे रहा हूं तो इसमें मेरा कितना है, 100 किलो अगर मैं ये दूंगा तो इसमें से मेरे को कितना मिलेगा फास्फोरस? 32 किलो। तो ये इस हिसाब से मेरे को ये कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी कि मैं कौन सा कितना दूंगा तो मेरे को कौन सा कितना उसमें फर्टिलाइजर में से कितना प्योर फॉर्म में मिलेगा। इसी को मैंने आगे फिर आपको जो फर्टिगेशन के रूप में समझाया है कि इस तरह से फिर हमको फर्टिगेशन बनाना है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट, सबसे पहले फॉस्फेट वालों की लिस्ट दी है, फिर मैंने नाइट्रेट वाले लास्ट में रखे हैं, उसके ऊपर सल्फेट वाले रखे हैं। 3 ग्रुप आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सल्फेट अलग ग्रुप बना दो, नाइट्रेट का अलग बना दो, फॉस्फेट का अलग बना दो। और ये जो है ये नीचे फिर मैंने लिखा है कि ये एक जर्नल है और ये सिर्फ गाइडलाइन है। आपको अपनी मिट्टी के हिसाब से सोयल टेस्ट आपकी मैंडेटरी है। मिट्टी के हिसाब से रेतीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, सोयल टेस्ट में कौन सा पोषक तत्व कितना है वो इसमें से हमको माइनस करना होता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब आप इसके बेस पे अपना शेड्यूल बनाएं। जैसे आप 1261, 1919 ये एक साथ दे सकते हैं और इनके साथ में 05234 भी दे सकते हैं। 05234 जब आप दे रहे हैं तो आपको 1261 की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी फास्फोरस है और पोटास है। तो आइदर 1919 आइदर 05234 ये आप दें, या फिर आप फास्फोरिक एसिड या जिसको ये आईसीएल का बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 06020 जो आता है ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? 3 नंबर और 4 नंबर जब हमारी ग्रोथ ज़्यादा जा रही होती है तो उस समय पे आप ऊपर वाले दोनों बंद करके ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 0050 है 0050, इसको भी हमको अभी आप देखेंगे वीकली इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में आप मैग्नीशियम माइक्रो न्यूट्रिएंट दे सकते हैं 100 से 200 ग्राम, जैसी आपकी क्रॉप की ग्रोथ होगी उसके हिसाब से। चिलेटेड न्यूट्रिएंट का भी हम बीच बीच में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चिलेटेड जो है ये कभी कभी न्यूट्रिएंट इम्बेलेंस होने से वो अपटेक नहीं हो पाता है तो आप चिलेट में आयरन और जो जिंक है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे ये 10, 11, 12 नंबर को मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है इसीलिए कि इसके साथ में छेड़खानी नहीं करनी। इन तीनों को आप एक साथ ही देना है या आप इनको अलग से दें तो अलग से दो, अकेले दो, किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। अब आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए? आप डेली भी खाद दे सकते हैं, एक दिन में 3 बार भी खाद दे सकते हैं।
आपका पानी का अपटेक कितना हो रहा है उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट का अपटेक होगा। गर्मी का मौसम है, पानी का अपटेक ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट का अपटेक भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप दिन में 3 बार पानी दो, दिन में 3 बार खाद दो, नो प्रॉब्लम। आपका अपटेक कम हो रहा है पानी का, इसका मतलब न्यूट्रिएंट का अपटेक भी कम हो रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको जब भी पानी देंगे उसके साथ में आपको खाद देनी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ खाद नहीं देनी है। आप इसको, जैसे मैंने कहा कि ये 7 दिन में सारे रिपीट होने चाहिए। आप इसको जैसे मैं कहता हूँ अल्टरनेट डे बहुत अच्छा है फर्टिगेशन, लेकिन आपकी अगर ज़रूरत लग रही है तो आप उसको डेली भी फर्टिगेशन कर सकते हो। लेकिन डेली ऐसा नहीं है कि एक दिन नाइट्रेट दे दिया, एक दिन सल्फेट दे दिया, एक दिन फॉस्फेट दे दिया, ऐसा नहीं करना। आप 2 दिन कंटिन्यूस नाइट्रेट वाले चला दें, 2 दिन कंटिन्यूस सल्फेट वाले चला दें, 2 दिन कंटिन्यूस फॉस्फेट वाले चला दें। यानी जो आप जैसे से फॉर एग्जांपल अभी मान लो आपकी 51 से 80 डेज की क्रॉप है, इसमें आप 1.5 किलो 1261 और 4 किलो 1919 दे रहे हैं, तो इसको 50 कर दो, 50 एक दिन दे दो, 50 आधे दिन दे दो। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर सबको लड़ाई नहीं करवानी है। आज मैं देख रहा हूं कि आपने 0050 5 किलो दिया, उसके साथ में 3 किलो मैग्नीशियम दिया, नेक्स्ट और हो सकता है वो शाम को दिया, अगले दिन सुबह उसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो दे रहे हैं। तो क्या उसने 12 घंटे में जो पहले दिन आपने इतना सारा खाद दिया था उस पौधे ने अपटेक किया? और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? वो जो फल सूख रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर लास्ट के अंदर आया हूँ। ये जो समस्याएं आ रही है ना, इसीलिए आ रही है। इम्बैलेंस फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं, रेगुलरिटी नहीं है। किसी दिन सुबह दे रहे हो, किसी दिन दोपहर दे रहे हैं, किसी दिन शाम को दे रहे हैं, शाम को दे के अगले दिन सुबह 7 बजे फिर अगला कोई दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो सोयल सोल्यूशन में जाके टकराएंगे ना, और जहां वो टकराएंगे फिर आपको वो समस्या क्रिएट करेंगे। तो इसलिए आप इसका एक दो शेड्यूल बना लें, चेंज नहीं करना है उसके अंदर, उस तरह से देना है। इसके अलावा स्प्रे स्प्रे कब कर रहे हैं? बहुत सारे किसान भाई क्या कर रहे हैं, 13-0-45 कैल्शियम उसी दिन नीचे चलाया है और उसी दिन ऊपर भी स्प्रे कर रहे हैं। आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन आप कैल्शियम नाइट्रेट नीचे दे रहे हो उसके 3 दिन बाद आपका जो नीचे ये कैल्शियम चाहे चिलेटेड में है चाहे कैल्शियम नाइट्रेट है, ये वाला जो स्प्रे है कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन, ये जिस दिन हम नीचे दें उसके 3 दिन बाद में होना चाहिए, ताकि आपका बैलेंस हो जाए। आपने नीचे दिया, उसके 3 दिन बाद में आपने स्प्रे किया, उसके 3 दिन बाद में आपने वापस नीचे चला दिया 7 दिन बाद में। तो आपका एक तरह से ये शेड्यूल इस तरह से रखें। इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट जब आप 6 नंबर 7 नंबर 7 8 9 नंबर ये दें, उसके 3 दिन बाद में आपको स्प्रे करना है। ऐसा नहीं है जिस दिन नीचे दे रहे हो उसी दिन आप ऊपर भी स्प्रे कर रहे हो, तो फिर तो पौधा नीचे से ही ले रहा है ना, और डबल हो गया उसके। अब पौधे को नीचे रूट से भी मिल रहा है और लीफ से भी मिल रहा है। तो इनके अंदर इस तरह से आपको 3 दिन 4 दिन का डिफरेंस रख के करने हैं। ये आपको दिमाग लगा के शेड्यूल बनाना है। और नीचे मैंने लिखा भी है कि आपको जो ग्रोथ ज़्यादा हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट ह्यूमिक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको मार्केट में बहुत अच्छे से मिलती है। अल्टरनेटिवली इस्तेमाल करना है। एक वीक आप ह्यूमिक एसिड चलाओ, अगले वीक आप उसमें सीवीड चलाओ, फिर उसके बाद में ह्यूमिक चला दो, फिर उसके बाद में सीवीड चला दो। और 15 दिन में एक बार, ये 15-15 दिन पे रिपीट हो रहे हैं, और 15 दिन में आपके एक बार इसमें माइकोराजा, आई थिंक इसमें मैं यस मिस कर गया। आप इसमें ह्यूमिक एसिड के साथ में माइकोराइजा भी 15 दिन में एक बार दे दें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे कुछ इसमें इश्यू आ रही है, नहीं तो 20-25 दिन में भी आप दे सकते हैं। तो माइकोराइजा भी जो आजकल लिक्विड में वैम जिसको कहते हैं VAM, वो लगभग 100 ग्राम 1 एकड़ का आप इसमें दे सकते हैं। तो ये एक शेड्यूल इस तरह से आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो ये शेड्यूल आपको काम में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि टोटल यहाँ पे लगाया हुआ है, इतने आपको पूरी फसल में लगभग इतने, ये जो टोटल लास्ट में देख रहे हैं ये आपका टोटल है। आयरन लगभग 1 किलो लगेगा, जिंक चिलेटेड 1 किलो लगेगा, लगभग 50 किलो 13-0-45, 75 kg के आसपास कैल्शियम, और लगभग 3 किलो के आसपास बोरोन।
ये इतना आपको लगेगा। लगभग आपकी जो 150 दिन की 160 दिन की 170 दिन की क्रॉप होगी उसके अंदर। तो ये टोटल भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे किसानों को मैं पूछता हूँ, वो बता ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए मैंने आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए ये वाली डायरी बनानी पड़ी है। ये डायरी आपको इस तरह से मेंटेन करनी है। अभी बहुत सारे किसान मेरे कह रहे हैं साहब ये आप ही भर के भेज दो, ये मेरे को नहीं भरनी, ये शेड्यूल में ये मेरे को वापस भेजते हैं। मैंने कहा फर्टिगेशन क्या चल रहा, कितना पानी दिया, कितने पानी में ये खाद मिलाया, सब नोट करना है। मैंने ये फर्टिगेशन इसीलिए मैंने कहा था कि ये मैं एक 5 मिनट के वीडियो में भी ये डाल सकता था, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, और उल्टे का मैं बदनाम और हो जाता कि साहब आपने जो शेड्यूल दिया ना वो काम ही नहीं करा। तो शेड्यूल तभी काम करेगा जब सारी चीजें अलाइन में होगी। तो इसलिए आपको करना क्या है, यहाँ पे ये करना है, और डायरी ये आपको ही मेंटेन करनी है। इसमें ये ऊपर डेट है जो आप येलो में देख रहे हैं, ये डेट 1 से लेके 15-15 दिन। आप, मैं कह रहा हूँ, अगर बहुत अच्छे किसान भाई हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेल सीट में भी ये बना सकते हैं। और इसमें ऊपर डेट आपको लिखनी है, नहीं तो एक खाली रजिस्टर में 5 रुपए की डायरी में आप ये बना लो। इसके अंदर ऊपर ये तारीख लिखनी है। इधर जो भी खाद आपके पास में है उनका आप सब नोट कर दो। एमएन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये जो स्प्रे करते हैं उसको, नीम ऑयल, एसिटामिप्रिड, जो भी आप उसमें नीचे पूरी 10 20 30 50 100 सब के यहाँ पे ये सीरियल नंबर में आ जाने चाहिए इसके अंदर। और इरिगेशन ये देखो आप नीचे कितने देर पानी दिया। मैं कह रहा हूँ एक एक बूंद का आप हिसाब रख सकते हो, एक एक किलो खाद का हिसाब रख सकते हो इसमें। और यहाँ से ये ऐसी डायरी जब आप कोई भी एग्रोनॉमिस्ट, कोई डॉक्टर से शेयर करेंगे तो वो भी बड़ा खुश होगा कि या वाह। अभी यहाँ पे मेरे को क्या सुविधा क्या है, मैंने 12/1/0 किस डेट को दिया, दोबारा किस डेट को दिया, तीसरी बार कब दिया, चौथी बार कब दिया, मेरे पास पूरा एक एक सिंगल सीट से दिख रहा है। और फिर किस मात्रा में दिया, घटाया बढ़ाया तो नहीं, क्योंकि फल सूखने की शिकायत आपका इरेगुलर इरिगेशन, इरेगुलर फर्टिगेशन होगा तो आएगी ही आएगी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरे शेड्यूल के हिसाब, मैंने कहा ये आपका शेड्यूल बराबर नहीं है कि साहब मैम तो आपने जो भेजा वही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, कितना पानी दे रहे हो, कितने पानी में घोल रहे हो, कितने उसको मिनट में आपने चलाया। 5 मिनट में खाद नहीं देना। मैंने फर्टिगेशन की गलतियों वाला जो 5 बड़ी गलतियों का वीडियो बनाया वो आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप डायरी मेंटेन करें और फिर आप उस शेड्यूल को इस्तेमाल करें, और अपना फीडबैक मेरे को जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये फर्टिगेशन शेड्यूल। आपके सुझाव मेरे को मोस्ट वेलकम। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरा लिंक जो है इंस्टाग्राम का वो अपने चैनल पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मेरे से फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें।